हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बढ़िया चल रही होगी। मेरा नाम दिवस द्विवेदी है और मैं घटना सूत्र की इस पहल में आप सभी का स्वागत करता हूँ, जहां हम लेके आते हैं दैनिक समसामयिक या डेली करंट अफेयर्स जिसे कहें, जो यूपीएससी के साथ साथ स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जाम्स को भी टारगेट करते हैं। ये आर्टिकल आपको इंडियन एक्सप्रेस, इकोनॉमिक्स टाइम्स, पीआईबी, द हिंदू जैसे न्यूज़पेपर से लिए जाते हैं। साथ ही यहाँ पे आपको डिस्कशन के साथ ही आपको पीडीएफ मिलता है, जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में उपलब्ध होता है। इसके अलावा आपको और क्या मिलता है? इसके अलावा अगर आप बात करें यहाँ पर, तो 5 एमसीक्यूज़ भी मिलते हैं, जो प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन से रिलेटेड होते हैं। करंट अफेयर से रिलेटेड एमसीक्यूज़ के बारे में बात करें। इसके अलावा 2 क्वेश्चन आंसर मेंस के लिए भी मिलते हैं। तो इस तरह से अगर आप देखें तो यहाँ पे कंप्लीट सॉल्यूशन आपको मिलता है, बाइलिंगुअल। और ये पीडीएफ आप घटना सूत्र के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल @घटना सूत्र पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं कौन-कौन से न्यूज़ आर्टिकल आज हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले नज़र डालें प्रीलिम्स संबंधी कौन-कौन से आर्टिकल हैं। पहले कि भारत ने क्या किया, 5th जनरेशन का जो अगर आप देखें फाइटर जेट बनाना है, उसको लेके मंजूरी दी है। अब उसको लेके कुछ आर्टिकल डेवलपमेंट हुई है कि क्या है 5th जनरेशन की, क्या स्पीड्स होती है। थोड़ा-सा ये सब सुपरसोनिक, सबसोनिक कौन-कौन सी जनरेशन भारत के पास है, इस पर चर्चा करेंगे। उसके अलावा दूसरा आर्टिकल बात करेगा नीति आयोग की, जो आरएनडी को लेके समिट हुई लखनऊ में। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फिल्म से संबंधित नहीं है, कहाँ हुई है, ये स्टेट सिविल सर्विसेज के लिए इंपॉर्टेंट है। आरएनडी में क्या योगदान भारत क्या कर रहा है, क्या कैसी चीज़ें हैं, मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है यूपीएससी में। लेकिन प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल इसमें नहीं है। तीसरा बात करें, संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है कि अगर ऐसे ही चलता रहा क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट, तो आप देखेंगे 2029 के तक अगर आप देखेंगे कि 1.5 डिग्री के आसपास जो टेम्परेचर उसके बढ़ने की संभावना 70% हो जाएगी। तो इससे पेरिस समझौते से लिंक करना है। साथ ही जो भारत का नेट जीरो जो टारगेट है उससे भी जोड़ने का प्रयास करेंगे। चौथा आर्टिकल बात करेंगे, यहाँ पे खरीफ फसलों के लिए एमएसपी को मंजूरी मिली है। तो एमएसपी को मंजूरी किस तरह से दी जाती है, सीएससीपी तथा सीसीईए का क्या रोल होता है, उसके बारे में देखेंगे। साथ ही जो डिप्टी स्पीकर होता है लोकसभा में, उसका जो महत्व है, कहीं न कहीं अगर आप देखें खत्म हो चुका है इस टाइम पे। जिस तरह से आप देखेंगे कि लगभग 5 साल हो गए उस पद पर किसी की नियुक्ति नहीं की गई है। तो ये एक चिंता का विषय है, इसको यहाँ पे देखेंगे। आईआईपी अगर आप देखें जो घट कर 2.7% पहुँच गया है, तो क्या है आईआईपी? क्यों इतना टेंशन की बात है यहाँ पे? क्यों चिंता की बात है यहाँ पर? इसको यहाँ पर समझेंगे। इसके अलावा दिल्ली से 770 लोगों को बांग्लादेश निर्वासित किया है। प्रीलिम संबंधी कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है, तो न्यूज़ देख के इसे आगे बढ़ जाएँगे। मलेरिया में अगर आप देखें कुछ डेवलपमेंट हुई है, मलेरिया का जो दवा होती है या वैक्सीनेशन होता है, उससे संबंधित कुछ। साथ ही अगर आप देखें इनसाइडर ट्रेडिंग के बारे में एक आर्टिकल था, जहाँ पर सीईओ और सेबी के जो पूर्व इंडस्ट्रियल बैंक के जो चेयरपर्सन थे, उन पर मामला चला है। तो इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होता है, इसको जानेंगे। फाइनेंशियल सेक्टर्स में रिफॉर्म्स को लेके देखेंगे, यहाँ पर जीएस3 इकोनॉमी का जो मेंस का पार्ट है, उसको यहाँ पे कवर करेंगे। साथ ही अगर आप देखें पाकिस्तान को जो फ़ाइनेंशियल असिस्टेंस मिल रही है, कहीं न कहीं अगर आप देखें, एक तरह से पैराडॉक्स दिखाई दे रहा है, जहाँ पे आप देखेंगे बहुत सारे देश एक तो बात कर रहे हैं कि आतंकवाद को ख़त्म करना है, आतंकवाद के खिलाफ काम करने वाले देशों को, या आतंकवाद के लिए जो काम करने वाले देश हैं, पनाह देने वाले देशों के खिलाफ कार्रवाई करनी है। वहीं दूसरी ओर लोन भी मिल रहा है, तो यहाँ पे इसको हम यहाँ पे समझेंगे। साथ ही एक आर्टिकल है जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी रिलेटेड, उसे यहाँ पे देखेंगे। पहला आर्टिकल बात करेगा भारत का जो 5th जनरेशन का जो स्टील्थ जेट है, उसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है। बात यहाँ पे क्या हो रही है कि इंडिया क्या कर रहा है, 5th जनरेशन का स्टील सेट बनाएगा, उसके नाम यहाँ पे दिया जा रहा है एएमसीए। एएमसीए जिसको बोला जाता है एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, इसे यहाँ पे प्रोजेक्ट को बोला जा रहा है, जिसे हाल के साथ अन्य जो निजी संस्थाएं हैं, ये भी मिलकर यहाँ पे इसी में काम करेंगे। अब ये तो बात हो गई कि आखिर यहाँ पे अगर आप देखें कि 5th जनरेशन के जो बनाने के लिए मंजूरी दी गई है, इसकी आवश्यकता आपको पता है कि भारत जिस तरह से अगर आप देखें, एक तरफ से पाकिस्तान से घिरा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे कि चाइना कि भी कहीं न कहीं अगर आप देखें सीमावर्ती क्षेत्रों पे कहीं न कहीं लगातार कदम उठाता रहता है। इसके अलावा बांग्लादेश के भी अगर देखें कुछ इस टाइम पे, अगर आप देखें सिलीगुड़ी कॉरिडोर को लेके विवाद खड़ा हुआ है, तो कहीं न कहीं एयर डिफेंस का जो इम्पोर्टेंस है, इसको लेके बढ़ जाता है। और 5th जनरेशन के जो एयरक्राफ्ट होते हैं, जो फाइटर जेट्स होते हैं, उनकी जो स्टील्थ टेक्नोलॉजी है, स्टील्थ टेक्नोलॉजी में बेसिकली क्या होता है कि रडार की जो एक क्षमता होती है किसी भी इंटरसेप्ट करने की, किसी फाइटर जेट को या फाइटर जेट को पकड़ने की, वो बहुत बेहतर है। 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी उसे आसानी से रडार नहीं पकड़ सकते, ना के बराबर उन्हें पकड़ पाते हैं। तो ये कहीं न कहीं बहुत अच्छा हो जाता है, खास तौर पे अगर आप देखेंगे एयर के थ्रू जब हम स्ट्राइक करते हैं, उस संबंध में। तो अब थोड़ा-सा यहाँ पे नज़र डाल लेते हैं कौन-कौन सी जनरेशन के जो अगर आप बेसिकली बात करें, कौन-कौन से जनरेशन अगर आप देखें यहाँ पे फाइटर जेट्स हैं, तो अगर आप देखेंगे जो पहली जनरेशन का फाइटर जेट है, इसे सबसोनिक कहा जाता था। सबसोनिक, सुपरसोनिक को थोड़ा सबसे पहले यहाँ पे समझ लेते हैं, उसके बाद हम आगे ये चीज़ों को देखते हैं। अब देखिए सबसोनिक आपने सुना होगा सबसोनिक के बारे में। सबसोनिक
फिर आपने सुना होगा सुपरसोनिक, सुपरसोनिक के बारे में। फिर आपने सुना होगा हाइपरसोनिक, हाइपरसोनिक। अब सबसोनिक बेसिकली आप देखें साउंड से जो स्पीड है उसको मेजर करने के लिए माना जाता है यहाँ पर। अगर आप देखें, जैसे अगर आप देखें सबसोनिक में क्या होता है, जो सबसोनिक कैटेगरी के हेलीकॉप्टर या विमान होते हैं, ये साउंड से स्लो चलते हैं, ध्वनि से धीमी गति से चलते हैं। तो इनकी जो स्पीड होती है, 1 मैक से कम होती है, 1 मैक से कम होती है, ठीक है? 1 मैक से कम होती है। अब जो सुपरसोनिक होते हैं, ये ध्वनि की गति से तेज़ चलते हैं, साउंड से फास्ट चलते हैं और इनकी स्पीड 1 से 4 मैक होती है। मतलब साउंड से भी तेज़ चलते हैं, ठीक है? अब जो हाइपरसोनिक होते हैं, जो 5 से भी तेज़ चलते हैं, उनकी स्पीड साउंड से बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। तो उन्हें हाइपरसोनिक स्पीड उन्हें माना जाता है। अब देखिए यहाँ पर कि जो भारत में अगर आप देखें, भारत में जो हेलीकॉप्टर्स हैं, एयरबस हैं, बोइंग है और जो यात्री विमान होते हैं, यात्री विमान यहाँ पे एग्ज़ाम्पल लिखें, तो किस स्पीड से चलते हैं? सबसोनिक स्पीड से चलते हैं। वहीं अगर आप देखें, जो फाइटर जेट्स हैं, राफेल है, अगर आप देखें राफेल है यहाँ पर, सुपरसोनिक राफेल है। इसके अलावा अगर आप देखें तेजस है, तेजस है। सुखोई 30 है भारत का, जिसे हमने कहाँ से लिया है? यूएसएसआर से, बेसिकली रसिया से लिया है। ब्रह्मोस है, ये सब क्या है? ये सब सुपरसोनिक है। अब इसके अलावा अगर आप देखें, इसकी जो शॉक वेव्स होती हैं बहुत तेज होती हैं, साथ ही इनकी हाई फ्रिक्वेंसी होती है। अगर हम यहाँ पे देखें हाइपरसोनिक के बारे में देखें, तो हाइपरसोनिक जो मिसाइल होते हैं, अगर आप उनके बारे में नजर डालें तो साउंड से बहुत तेज होते हैं और एक्सट्रीमली हाई स्पीड होती है इनकी। खासतौर पर डिफरेंट इंटरसेप्ट करना, हीट को रजिस्ट करने की जो टेक्नोलॉजी बहुत बेहतर होती है इसमें। जो ब्रह्मोस 2-3 सीरीज के बनाए जा रहे हैं, उनमें यहाँ पे इस चीज को यहाँ पे याद रखा जा रहा है। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा स्पीड के बारे में हमने देखा। अब अगर हम बात करें यहाँ पर कि जो जनरेशन के जो एयरक्राफ्ट है उनके बारे में थोड़ा सा रहा, जो जो पहली जनरेशन के एयरक्राफ्ट है बेसिकली 1940 से 50 के दौरान देखा गया, जिसमें मिग 15, F-86 सैबरे करके थे। फिर दूसरी तीसरी जनरेशन विमान आए, फिर तीसरी जनरेशन, और दूसरी जनरेशन ही इसलिए इंपॉर्टेंट है कि भारत के पास अगर आप देखेंगे, भारत के पास अगर देखें, जो सेकंड जनरेशन का जो मिग 21 के बारे में आपने सुना होगा, बहुत ज़्यादा दुर्घटनाग्रस्त होता है। खासतौर पे जब पायलट्स को ट्रेनिंग की जाती है उसके दौरान ऐसी सूचना मिलती है। और तो ये क्या है, दूसरी श्रेणी का जो फाइटर जेट है, जिसे रसिया ने 1955 से 65 के बीच में डेवलप किया था। तो बहुत पुराना, इस वजह से अगर देखें दुर्घटना के चांसेस यहाँ पे बढ़ जाते हैं। फिर आप देखेंगे थर्ड जनरेशन का, आपने सुना होगा भारत के पास मिराज है, मिराज है। मिग 23 है, मिग 23 है, ये थर्ड जनरेशन के कहलाते हैं। फिर फोर्थ जनरेशन के आप देखेंगे कौन कौन से, फोर्थ जनरेशन के यहाँ पे कौन कौन से हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पे सुखोई है, सुखोई 30 और मिराज 2000, मिराज 2000 यहाँ पे फोर्थ जनरेशन के अगर आप देखें फाइटर जेट्स हैं। फिर हम बात करेंगे फोर्थ प्लस जनरेशन, जो यहाँ पे भारत ने भी इंपोर्ट किया है, राफेल फोर्थ प्लस जनरेशन को उसे बोला जाता है। साथ ही सुखोई जो रसिया का 35 है, वो भी इसी कैटेगरी में आता है। अब बात हो रही है फिफ्थ जनरेशन की, जहाँ पे आप देखेंगे जिसकी क्वालिटी क्या होगी, फुल स्टील्थ होगी। उसे अगर देखें ना के बराबर उसे इंटरसेप्ट किया जा सकेगा। F-22, F-35 है, सुखाई सुखोई 57, ये बेसिकली इसी कैटेगरी के विमान आते हैं। और सिक्स जनरेशन में अगर आप देखें AI, लेजर वेपन्स, हाइप, इस सबको यहाँ पे शामिल किया जाएगा। स्टील्थ का बेसिक पर्पज यही होता है, जो चौथी पीढ़ी की एयरक्राफ्ट थे, खासकर फाइटर जेट्स थे, उनमें बहुत कम था। वो बेसिकली फाइव जनरेशन की जो आ रहे हैं फाइटर जेट्स, उनमें बहुत ज़्यादा बेहतर है रडार इन्वेजन करना, बेसिकली करते हैं पूर्णतः स्टील्थ होना। तो ये कहीं ना कहीं उनकी खास तौर पे क्षमता यहाँ पे बता रहा है। ये हमने थोड़ा सा यहाँ पे देखा। तो अब हाल में जो क्या हो रहा है कि अभी हाल में बेसिकली हाल ने मिलके, हाल तेजस और MK1, ये जो है हाई देखेंगे अब उन्नत चौथी श्रेणी के जो विमान भारत के पास है, फाइटर जेट्स हैं। अब भारत अभी यहाँ पे हाल और निजी संस्थाओं के साथ मिलके AC, अगर आप देखिए AMCA को बना रहा है। ये बेसिकली यहाँ पे आर्टिकल था। अगले आर्टिकल पर नजर डालने की बात करेंगे, नीति आयोग द्वारा अनुसंधान एवं विकास R&D पर सुगमता में 2 दिवसीय परामर्श बैठक का आयोजन किया गया। इसके बारे में बेसिकली आर्टिकल है। तो बेसिकली आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए कि भारत का जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर जो खर्चा है कितना है, 0.67% है। अब ये अगर दक्षिण कोरिया से तुलना करें, US से तुलना करें, चीन से तुलना करें, या जो भी विकास विकसित देश हैं उनसे तुलना करें, तो उसकी तुलना में बहुत कम यहाँ पर है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या यही कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्चा ज़्यादा नहीं है। इस वजह से अगर आप देखें नई चीज़ों की खोज यहाँ पे प्रॉपरली नहीं हो पाती। तो नीति आयोग का, और जो अगर आप देखें उत्तर प्रदेश की जो गवर्नर हैं, उनके बीच एक बैठक हुई और उसमें लखनऊ में बैठक हुई, और लखनऊ में बेसिकली बात हुई इसी पर कि कैसे इसको बेहतर किया जाए, कैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया जाए, निजी क्षेत्रों को, सार्वजनिक और शैक्षणिक संस्थानों को कैसे एक साथ लाया जाए और इसको लेके बेहतर किया जाए। तो आनंदीबेन पटेल जो राज्यपाल हैं उत्तर प्रदेश की, VK सारस्वत जो सदस्य हैं नीति आयोग के, उनके बीच ये बैठक यहाँ पे देखी गई है। फिर अगले आर्टिकल की तरफ हम बढ़ेंगे।
अगला आर्टिकल किस बारे में बात कर रहा है? अगला आर्टिकल बात कर संयुक्त राष्ट्र की चेतावनी, अगले 4 वर्षों में औसत तापमान 1.5 डिग्री तक होने की संभावना, इसके बारे में अगला आर्टिकल बात कर रहा है। अब अगर हम बात करें जो संयुक्त राष्ट्र है बेसिकली, संयुक्त राष्ट्र क्या कह रहा है? संयुक्त राष्ट्र कह रहा है कि 2025 है उससे लेकर 29 के बीच में जो टेम्परेचर 1.5% की 70% बढ़ने की संभावना भी बेसिकली यहाँ पे देखी जा रही है। अब देखिए संयुक्त राष्ट्र की जो नवीनतम जलवायु रिपोर्ट जो आई है वो क्या कहती है? वो ये कहती है कि 2025 से लेकर 29 के बीच में 1.5 डिग्री के आसपास जो टेम्परेचर है वो बढ़ सकता है। और ऐसा बढ़ सकता है इसकी 100% तो पॉसिबिलिटी नहीं, लेकिन 70% इसकी पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिखाई दे रही है। साथ ही यह रिपोर्ट यह भी कहती है कि 2023-24 अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा गर्म अब तक का वर्ष था, लेकिन अगर 2029 तक का वेट करते हैं तो 2024 को भी रिकॉर्ड तोड़ने वाला वर्ष के आने की संभावना है, जहाँ पे आप देखेंगे कि जो गर्मी है 80% की संभावना यहाँ पे बढ़ेगी। अब यहाँ पे आप बात आती है पेरिस समझौते की भी, कि पेरिस समझौते में हमने क्या लक्ष्य लिया है। पेरिस समझौते इसे हमने 2015 में किया था। उसमें हमने ये लक्ष्य लिया है कि जो हमारा टेम्परेचर है उसको हम 2 डिग्री सेल्सियस से कम रखेंगे, सीमित रखेंगे, और उसको 1.5 डिग्री तक लाने का प्रयास करेंगे। तो 2 के तो अंदर रखना है, 1.5 के लाने का प्रयास करना है 2100 तक, 2021 तक, 2100 तक। लेकिन ये अभी 2029 में अगर आप देखेंगे 1.5 डिग्री के आसपास ये बढ़ रहा है। अब इसके पीछे जिम्मेदार कारण बहुत सारे हैं, जैसे अगर देखें जीवाश्म ईंधन का दहन है, वनों की कटाई है, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन है, इसके अलावा जो बहुत सारी गैसेस का यूज हो रहा है, इस वजह से अगर आप देखेंगे समस्या यहाँ पे देखने को मिल रही है। ये आर्टिकल यहाँ पे बात करता था। अगर हम बात करें पेरिस समझौते के बारे में, तो आपको पता होना चाहिए कि पेरिस समझौते में बात ये हुई थी कि जो औद्योगिकरण जब हुआ 18वीं सदी में, तो उस टाइम पे जो टेम्परेचर था उससे 2 डिग्री नीचे टेम्परेचर लेके आना है हमें, तभी जो जलवायु परिवर्तन के प्रभाव है उसको यहाँ पे सीमित किया जा सकेगा। लेकिन अभी जिस तरह से कदम उठाए जा रहे हैं उस तरह से ये चीजें दूर यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। अब इसको लेके पेरिस समझौता जब हुआ, उसको लेके की बात हुई थी यहाँ पे कि एनडीसी हर एक देश को सबमिट करना होगा, नेशनल जो डिटरमाइन कंट्रीब्यूशन करके है, नेशनली डिटरमाइन कंट्रीब्यूशन है बेसिकली। तो जो प्रत्येक देश है अपनी जलवायु योजना बनाएंगे, क्लाइमेट रिलेटेड स्कीम बनाएंगे, और बात करेंगे कितना वो जलवायु परिवर्तन को कम करेंगे, कितना ग्रीन हाउस गैस के इमिशन को कम करेंगे, ये कौन बताएंगे? देश बताएंगे। ये बात हुई थी यहाँ पर। और भारत भी अगर देखें हाल में अपनी जो एनडीसी रिपोर्ट है वहाँ पे दिया है। इसके अलावा यह भी बात हुई थी कि 5 साल में अगर देखें रिव्यू किया जाएगा रिपोर्ट का। उसके अलावा यहाँ पर बात हुई थी कि $100 बिलियन का फंड बनाया जाएगा, जो विकसित देश मिलकर बनाएंगे और विकासशील देशों को नवीकरणीय ऊर्जा की तकनीकी है इन सबके निपटान में यहाँ पे मदद करेंगे। एक और भी यहाँ पे बात हुई थी सीबीडीआर की, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसमें भी ये माना गया था कि हालांकि सभी की जिम्मेदारी है जलवायु परिवर्तन प्रभाव कम करने के लिए, लेकिन जिन्होंने ज्यादा किया है उनकी जिम्मेदारी ज्यादा है। तो यहाँ पे सीएफबीआर का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आया था। उसी के बाद कार्बन ट्रेडिंग आर्टिकल 6, जिसके बारे में यूपीएससी ने भी इस बार पूछा भी है, तो उस सबकी यहाँ पे बात होने लगी। फिर सभी देश मिलकर नेट जीरो का टारगेट देने लगे, तो भारत ने करा देखें यहाँ पे देखें नेट जीरो का जो टारगेट है 2070 तक, भारत ने लक्ष्य किया है कि 2070 तक जो नेट जीरो है उसको अचीव यहाँ पे करना है। 2030 तक टारगेट है, 2030 तक टारगेट है कि 50% के आसपास कर देना है। और 2070 तक अगर आप देखेंगे तो भारत को कार्बन न्यूट्रल बनाने का टारगेट है। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल किस बारे में बात कर रहा है? अगला आर्टिकल बेसिकली बात कर रहा है एमएसपी के बारे में। आई थिंक बेसिकली वर्ड आई एम यूजिंग वेरी मच। तो यहाँ पे कैबिनेट ने क्या किया है कि खरीफ फसलों के लिए एमएसपी में वृद्धि को मंजूरी दी है। ठीक है ना? तो किसने मंजूरी दी? कैबिनेट ने मंजूरी दी है। CCEA, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, मंजूरी देती है किसकी सलाह पर? CACP की सलाह पर। ये तो आपने सुना होगा। अब CACP जिसको 1965 के आसपास स्टैब्लिश किया गया था, ठीक है, कृषि मंत्रालय के अंतर्गत या ICR के अंतर्गत कार्य करती है। वो क्या करती है? एमएसपी के संबंध में सलाह देती है किसको? CCEA को। इसका चेयर कौन होता है? PM होता है। वो अप्रूव करते हैं कि एमएसपी कितनी होनी चाहिए। ये यहाँ पे बात हो गई। अब यहाँ पे इस बार क्या हो, खरीफ की जो फसल है उसे कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने बढ़ाने की बात की है। इसके अलावा जैसे धान की फसल है तो 2183 रुपए थी, तो उसे 2300 रुपए कर दिया गया। अरहर है वो 7000 से 7550 कर दिया गया। मूंग है 8558 है तो उसे 8682 रुपए दे दिया। ये समस्या देख के अगर आप देखें एमएसपी में यहाँ वृद्धि दिखाई दे रही है। बेसिकली यहाँ पे एमएसपी में वृद्धि यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब इससे लाभ मार्जिन बढ़ा, जो बाजरा है, तुअर है, मूंग है, इन सब में लाभ मार्जिन यहाँ पे बढ़ा है। नीति आयोग बेसिकली बात कर रहा है कि बजट 2018-19 में यह नीति घोषित हुई थी कि एमएसपी
कॉस्ट का 50% प्लस प्रॉफिट होना चाहिए। देखिए, अब कुछ चीज़ों को यहाँ पे आपको नज़र डालना ज़रूरी है। जैसे क्या? जैसे एमएसपी कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो आपको यहाँ पे ये तो मैंने बताया कि जो सीएससीपी है, सीएससीपी ये क्या करती है? कमीशन फॉर एग्रीकल्चर एंड कॉस्ट एंड प्राइस। ये कृषि मंत्रालय के अंतर्गत वैधानिक निकाय है, लीगल बॉडी है। ये डाटा कलेक्ट करती है कहाँ से? किसानों से, राज्य सरकार से, वैज्ञानिकों से, कृषि वैज्ञानिकों से, सभी से क्या करती है? डाटा को कलेक्ट करती है सीएससीपी। और डाटा कलेक्ट करके क्या करती है? अनुमान करती है विभिन्न फसलों का। अनुमान किस तरह करती है? A2 भी अनुमान करती है, प्लस A2 प्लस FL अनुमान करती है, प्लस C2 अनुमान करती है। अगर हम बात करें A2 की, क्या होता है? तो A2 में बेसिकली क्या आता है? जो हमारा नगद पैसा लग रहा है फसल में, जैसे बीज लगा, उर्वरक लगा, श्रम लगा, ये किस में आता है? A2 में आता है। A2 प्लस FL में आता है क्या? ये सारा पैसा। इसके अलावा फैमिली लेबर, मान के चलिए आपके बच्चे काम कर रहे हैं, आपकी महिला काम कर रही है, तो फैमिली लेबर को A2 प्लस FL में काउंट करते हैं। C2 में क्या आता है? C2 में दोनों आ जाते हैं, A2 भी आ जाता है प्लस फैमिली लेबर भी आ जाता है। ये बात होती है यहाँ पे। सरकार ने एमएसपी को A2 प्लस FL का 50% लाभ मार्जिन के आधार पर तय करने का वादा किया। तो सरकार किस पे करती है? इस पे करती है। ठीक है, इससे निर्धारित करती है, उसमें 50% जोड़ के करती है। अब ये सिफारिश अगर देखें, सीएससी अपनी रिपोर्ट कृषि मंत्रालय को भेजती है, और रिपोर्ट को जो सीसीईए है, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति है, वो क्या करती है? अप्रूव करती है रिपोर्ट को, इसे कैबिनेट द्वारा अंतिम मंजूरी मिलती है। एफआरपी के बारे में बात करें, एफआरपी भी सीएससीपी निर्धारित करती है, और C2 प्लस लाभ मार्जिन यहाँ पे निर्धारित होता है। इससे गन्ने की जो वसूली दर है, सात उत्पादों का मूल्य है, चीनी उद्योग वित्तीय स्थिति, ये सब यहाँ पे ध्यान रखा जाता है। अगले आर्टिकल पे बात करेंगे हम। अगला आर्टिकल बात कर रहा है कि जो इस कॉन्स्टिट्यूशनल सिग्निफिकेंस है किसका? लोकसभा के डिप्टी स्पीकर का। अब देखिए, अनुच्छेद 93 के बारे में सबसे पहले नजर डालें। अनुच्छेद 93 क्या कहता है? अनुच्छेद 93 यह कहता है कि लोकसभा को यथाशीघ्र, जैसे चुनाव हो जाए, जैसे यहाँ पे संसद का चुनाव हो जाए, तो उपाध्यक्ष का पद और अध्यक्ष का पद चुनने का आदेश दिया है अनुच्छेद 93। अब प्रमुख कार्य क्या है? अध्यक्ष की जब अनुपस्थिति होती है, तो सदन की अध्यक्षता उपाध्यक्ष करता है और निष्पक्ष कार्रवाई संचालन सुनिश्चित करता है यहाँ पर। इसके अलावा विधायी कार्यों को निरंतरता प्रदान करता है, सदन की निष्पक्षता बना के रखता है, द्विदलीय संवाद का प्रतीक यहाँ पे होता है। इस संबंध में यहाँ पे बात हुई थी। इसके अतिरिक्त यहाँ पे प्रश्न यहाँ पे ये उठता है कि हालांकि क्यों नहीं किया जा रहा है, जबकि इसका उल्लेख आप देखेंगे किसमें किया गया है? नियम प्रक्रिया नियम 8, अगर आप देखें लोकसभा कार्य संचालन में, 1952 में किया गया है। आमतौर ये विपक्ष को दिया जाता है। तो क्या रहता है कि लोकतंत्र में क्या है? संतुलन बना बहुत जरूरी है। तो संसद में संतुलन रहता है किसी भी चीज को लेके, यहाँ पे विपक्ष के जो नेता हैं उनको इस सीट से नवाजा जाता है। ये यहाँ पे बात हो रही है। अब इससे अनुपस्थित होने से विधायी कार्यों में बाधा हो रही है, संवैधानिक मामलों का भी उल्लंघन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, विविध विपक्ष की भागीदारी में कमी दिखाई दे रही है, संस्थागत असंतुलन भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये यहाँ पे बात हो गई। फिर हम थोड़ा सा ये निर्णय डाल लेते हैं कि जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है और उपाध्यक्ष में क्या अंतर होता है। उपाध्यक्ष जो होते हैं अध्यक्ष की अनुपस्थिति पर कार्रवाई करते हैं। ठीक है, साथ ही इनको लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा चुना जाता है, सभी सदस्यों द्वारा चुना जाता है, और इन्हें लोकसभा के सदस्यों द्वारा चुना जाता है, परंतु आमतौर पर विपक्षी दल द्वारा। तो ऑब्वियस है यहाँ पे विपक्षी दल द्वारा चुने जाते हैं, जो पक्ष पार्टी के हैं वो लोग यहाँ पे वोट नहीं देंगे। फिर कार्यशाला अगर देखें, लोकसभा के सदन के आमतौर पर 5 वर्ष होती है, उसी के समान अगर देखें राज्यसभा में भी होती है। निर्माण क्षमता अगर नजर डालें तो सदन की कार्रवाई में अंतिम निर्णय सदन की गरिमा बनाए रख सकते हैं। लेकिन अगर हम नजर डालें डिप्टी स्पीकर में, तो अध्यक्ष के समान कार्य करते हैं, लेकिन वो अध्यक्ष के अभाव में कार्य करते हैं। ये यहाँ पे बेसिकली बात हुई थी। अगले आर्टिकल पे नजर डालेंगे, वो बात करेगा औद्योगिक उत्पादन वृद्धि अप्रैल में घटकर 2.7% पहुंच गई है। क्या है इसके बारे में देखते हैं। औद्योगिक उत्पादन होता क्या है? देखिए, औद्योगिक उत्पादन एक ऐसा नंबर है जो बताएगा कि एक देश में
जो वहाँ की फैक्ट्री हैं, जो वहाँ कारखाने हैं, जो वहाँ की बिजली है, उद्योग हैं, वो सारे मिलकर कितना उत्पादन किसी सामान का कर रहे हैं। हमें इस समझ हमें इस तरह से समझ सकते हैं बेसिकली कि आपके घर में जैसे बिजली कितनी खर्च हो रही है, जितना मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी खर्च हो रही है, जितनी मात्रा में आप देखेंगे गैस खर्च हो रही है, वो आपके घर की ऊर्जा है। अब भारत में ये दिक्कत क्या हो रही है कि जो आईआईपी वर्तमान में है ना, वो उसमें लगातार कमी देखने को मिल रही है। अर्थात जो कोर एरियाज़ हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, कोल सेक्टर है, इन सब में कमी निवेश में यहाँ पे देखने को मिली है और 2.7% के आसपास कमी देखी गई है। हाल ही में अब देखें 3.8% के आसपास बढ़ी थी, याद है? 4% के आसपास। ये चीज़ यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। तो इस आर्टिकल में हम फिलहाल इतना ही डालेंगे, आगे आर्टिकल की तरफ बढ़ेंगे। इस आर्टिकल में एक चीज़ और यहाँ पे बात थी कि जो प्राथमिक वस्तुएं हैं उसके बारे में यहाँ पे डाटा था कि जो प्राइमरी वस्तुएं हैं उसमें 0.4% के आसपास वृद्धि हुई है। पूंजीगत वस्तुएं 3.9% के आसपास, उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं 6.4, गैर टिकाऊ में 4.1। ये यहाँ पे वृद्धि के बारे में बात कर रहा है। फिर आईआईपी जो इम्पोर्टेंट सेक्टर जैसे खनन है, इलेक्ट्रिक सेक्टर है ना, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, ये यहाँ पे बात हो रही है। अगले आर्टिकल पर नजर डालेंगे, वो है मलेरिया के पुनः संक्रमण से बनने वाले प्रतिरोधी के बारे में, प्रतिरक्षा के बारे में। क्या बात कर रहा है ये? पहले सबसे पहले थोड़ा सा यहाँ पे ये नजर डाल लेते कि पिछले 6 महीनों में केवल दिल्ली से 770 से अधिक लोगों को, जो बांग्लादेश के, उनको निर्वासित किया गया है। आप देखेंगे खासतौर पर जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो अप्रवासी हैं, खासतौर पर ऐसे लोग जो बिना कागज के, बिना डॉक्यूमेंट के भारत में रह रहे हैं, उनको यहाँ पे फाइंड आउट किया जा रहा है और उनको यहाँ पे देश से बाहर उनको अपने देश भेजा जा रहा है। इस संबंध में जो 770 के आसपास बांग्लादेशी थे उनको भी यहाँ भेजा जा रहा है, और जिसका यहाँ पे बंगाल सरकार, पश्चिम बिहार सरकार का से रिएक्ट करती है, इसके बारे में यहाँ पे इनको जानना है। अब यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे हम नया डालें जो मलेरिया का पुनर्संक्रमण से बनती है प्रतिरक्षा, उसके बारे में अगले आर्टिकल में। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा, इसके बारे में देख लिया। अब हम बात करेंगे मलेरिया के जो पुनः संक्रमण से बनने वाली विशेष प्रतिरक्षा कोशिकाओं के बारे में। क्या हो रहा है कि एक वैश्विक पहल हुई है, वैश्विक अध्ययन हुआ, उसमें यह पता चला है कि जो मलेरिया से बार बार संक्रमण हो रहा है उसमें एटिपिकल मेमोरी बी कोशिकाएं, कौन सी कोशिकाएं? एटिपिकल एटिपिकल मेमोरी बी जो कोशिकाएं बनती हैं, जो लंबे समय तक प्रतिरक्षा प्रदान करती हैं, है ना? तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मलेरिया बार बार हो रहा है, उससे ये कोशिकाएं बन रही हैं जो आपकी एंटीबॉडी है, ये जो आपका डिफेंस मैकेनिज्म है, उसको स्ट्रॉन्ग कर रही हैं। और अभी तक में ये पता चल रहा था कि बार बार मलेरिया संक्रमण से हो रहा था, जिससे जो प्रतिरक्षा तंत्र है हमारा, जो डिफेंस मैकेनिज्म हमारा, वो कमजोर हो रहा था। लेकिन यहाँ पे बात हुई कि 2 बार या 3 बार जैसे मलेरिया संक्रमण होता है तो ये कोशिकाएं सक्रिय हो जाती हैं और दीर्घकालिक कर देखें, लॉन्ग टर्म अगर आप देखें, डिफेंस मैकेनिज्म प्रदान करती हैं। और ये जो रिसर्च है युगांडा के साथ ही साथ अगर यूरोपियन के बहुत सारे इंस्टीट्यूट मिलकर इस पे रिसर्च हुई है और इस पे ये आर्टिकल यहाँ पे आया है। मलेरिया के बारे में अगर आप बात करें तो मलेरिया एक तरह का साथ देखेंगे संक्रामक रोग है, जो प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से फैलता है। प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से फैलता है। यह रोग संक्रमित मच्छर के काटने से फैलता है। मलेरिया के कारण क्या होता है? प्लाज्मोडियम परजीवी, 5 प्रकार के प्लाज्मोडियम मानवों में मलेरिया उत्पन्न होते हैं। प्लाज्मोडियम फैल्सिपरम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मलेरिया और प्लाज्मोडियम नोबेल्सी। इस तरह से जो अलग अलग प्रकार होते हैं मलेरिया के, जहाँ पे तेज बुखार, ठंड लगने इत्यादि से आता है। डब्ल्यूएचओ हर साल लाखों लोगों की यहाँ पे प्रभावित होते हैं, लाखों लोगों की मौत भी होती है। भारत भी अगर देखें मलेरिया प्रभावित क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा है। भारत में मुख्यतः जो पी पेल्स, कौन से मलेरिया पाया जाता है? पी पी फैल्सीपैरम, फैल्सीपैरम, ये जो मलेरिया है ना भारत में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और दूसरे पी वाइवेक्स, तो अलग अलग टाइप है मलेरिया के, लेकिन ये दोनों मलेरिया भारत में पाए जाते हैं, और जिससे कहीं ना कहीं भारत में जनधन की हानि की यहाँ पे संभावना बढ़ती है। ये यहाँ पे हमने इसके बारे में देखा। अगला आर्टिकल हम बात करेंगे इसके बारे में, मेंस रिलेटेड जो आर्टिकल है। इसके पहले थोड़ा सा एक छोटा सा आर्टिकल इसके बारे में, इनसाइडर ट्रेडिंग के बारे में है, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। इनसाइडर ट्रेडिंग के बारे में क्या आर्टिकल है? इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होती है? जब आप ऐसी पद में विराजमान हैं जहां से आप कोई ऐसी जानकारी लीक कर सकते हैं जिससे शेयर मार्केट में किसी कंपनी की, किसी संस्था के उतार चढ़ाव होने की संभावना होती है, और ऐसा अगर आप करते हैं तो ऐसी जो प्रक्रिया इनसाइडर ट्रेडिंग कहलाती है। अब ये काफी चर्चा में इसलिए है क्योंकि भारत में अगर आप देखें, हाल में क्या हुआ है कि जो सेबी के पूर्व इंडसइंड बैंक के सीईओ हैं, है ना, कथपालिया जी,
उनको और कई लोगों को यहाँ पर बाजार में निवेश करने से, बाजार से वापस लेने से पहले प्रतिबंध लगाया गया है और ऐसा माना जा रहा है कि इन्होंने इसका दुरुपयोग किया, इनसाइडर ट्रेडिंग का उपयोग करके आंतरिक जानकारियों को बाहर लीक किया और अपने परिवारजनों को, अपने मित्रजनों को यहाँ पे लाभ पहुँचाया। तो इनसाइडर ट्रेडिंग के बारे में आज 1990s में अगर देखें तो ये अपराध नहीं हुआ करता था और कहीं न कहीं शेयर मार्केट का बहुत बड़ा अंग हुआ करता था। अगर आप मूवी देखे होंगे, ख़ास तौर पे जो बनी है हर्षद मेहता पे, तो उसमें यहाँ पे दिखेगा कि इस इनसाइडर ट्रेडिंग के बारे में उसमें बताया है कि जो अंदर की जानकारी जो लीक करना इनसाइडर ट्रेडिंग कहलाता है। पहले यूरोपियन यूनियन अन्य देशों में ये क्राइम था, भारत में नहीं था, तो भारत में काफ़ी इसका दुरुपयोग हुआ। अभी यहाँ पे भारत में भी इलीगल है। तो भी आप देखेंगे ये कहीं न कहीं ये चीज़ यहाँ पे आसानी से देखने को मिलती है। तो इस संबंध में यहाँ पे आर्टिकल था, मेंस प्रेज़ेंस संबंधी कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था। सेबी एस्टेब्लिश हुआ तो 1988 के बाद 1992 में, है ना? और क्या रेगुलेट करता है ये सब आपको पता ही है। ना? अगला आर्टिकल बात करेगा भारत के वित्तीय क्षेत्र में सुधारों की आवश्यकता के बारे में। अब क्या आर्टिकल बात कर रहा है भारत, आर्टिकल ये बात कर रहा है कि भारत का जो वित्तीय क्षेत्र है, अगर हम नज़र डालें यहाँ पर कि वित्तीय क्षेत्र में क्या, जो बैंक सेक्टर है हमारा, बीमा सेक्टर है, म्यूचुअल फंड है, एनबीएफसीज़ है, इन्हें विभिन्न हिस्से, जैसे विभिन्न हिस्सों से मिलकर बना है हमारा वित्तीय क्षेत्र, फाइनेंशियल सेक्टर। इन क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि जो मौजूदा प्रणाली है उसमें कहीं न कहीं अगर स्ट्रक्चरल कमियाँ दिखाई देती है, स्ट्रक्चरल डिफिशिएंसी दिखाई देती है। अब उसमें क्या-क्या सुधार करने की आवश्यकता है? जैसे अगर आप देखें, कमी कौन-कौन सी है? नामांकन संबंधी अस्पष्टता, अस्पष्टता। इसमें बैंक, म्यूचुअल फंड, बीमा आदि के नामांकन नियम अलग-अलग होते हैं। इससे ग्राहकों को कानूनी, प्रक्रियात्मक समस्याएँ यहाँ पे देखने को मिलती है। इसके अलावा रेगुलेटरी यूनिफ़ॉर्मिटी देखने को नहीं मिलती, विनियामक समरूपता देखने को नहीं मिलती। फिर सेवानिवृत्ति योजनाओं में काफ़ी सुधार यहाँ पे देखने को नहीं मिलता। इसके अलावा बहुत सारी चुनौतियाँ यहाँ पे देखने को मिल रही है। हाल में आप देखेंगे कि जो घरेलू वित्तीय बचत है, क्योंकि जो डोमेस्टिक अगर आप देखें फाइनेंशियल सेविंग है, वो मात्र 5% के आसपास है, जो पहले की तुलना में कम है ना? 5.1% के आसपास है। और एनबीएफसी क्षेत्र में बैंकिंग परिसंपत्तियों को 25% हिस्सा रखती है। अब म्यूचुअल फंड्स भी देखिए 46 लाख करोड़ रुपए से अधिक है मई 2025 में। सेबी ने डीमैट नामांकन के लिए जून 2024 तक बढ़ाए हैं। इसके बारे में यहाँ पे बात हुई थी। तो फाइनेंशियल सेक्टर के संबंधित जो रिफॉर्म्स है, अगर आप देखें, नरसिंघन कमेटी जो बनाई गई थी प्रथम 1992-93 में, उसके बाद नरसिंघन कमेटी 1998 के आसपास बनाई गई थी, जिसमें वित्तीय क्षेत्र को लेकर बहुत सारे सुधार किए, बैंकिंग रेगुलेशन को लेके, फिर बैंक की जो पर कैपिटा को लेके है, फिर बड़े बड़े बैंकों को मिला के एक बड़े बैंक बनाए जाए, इस संबंध में लेके कुछ यहाँ पे कदमों की यहाँ पे चर्चा हुई। ये हमने यहाँ पर देखा। अगले आर्टिकल पे नजर डालेंगे। अगला आर्टिकल बात करेगा एक दुष्चक्र पाकिस्तान को मिली वित्तीय सहायता पर प्रश्न के बारे में। अब ये क्या है, इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे नजर डाल देते हैं। बेसिकली क्या हो रहा है कि पाकिस्तान, जहाँ पे आप देखेंगे कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ, टेरर से संबंधी पूरी दुनिया में न्यूज गई, लेकिन इसके बावजूद जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थान उससे उसको वहाँ पे लोन मिल रहा है, जो कहीं ना कहीं एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है ग्लोबल जो लोन प्रोवाइडिंग अथॉरिटीज है, जो संस्थाएं, उनके बारे में, कि एक तरफ अगर आप देखें एफएटीएफ जांच भी कर रहा है, दूसरी तरफ भारत में टेरर, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बढ़ता जा रहा है। हजार से ज्यादा अगर देखें जो टेररिस्ट हैं लिस्टेड हैं, उनमें से 50 के आसपास पाकिस्तान में वहाँ पे उनको शरण पाए हुए हैं। लादेन जैसे जो टेररिस्ट हैं पाकिस्तान में मारे जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद पता है कि इस तरह के जो पैसे का मिसयूज यहाँ पाकिस्तान में होता है, तो भी यहाँ पे अंतर संस्थाओं द्वारा लोन यहाँ पे दिया गया, उसको लेके यहाँ प्रश्न चिन्ह उठते थे। तो उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे देखना था, उसे हमने यहाँ पे देखा। उसे हम आई होप आई विश की इसे ठीक कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे ये बात यहाँ पे थी, जिससे हमने यहाँ पे देख लिया है। अगला आर्टिकल बात करेंगे यहाँ पे, लास्ट आर्टिकल व्यवहारिक यथार्थवाद और नवोन्मेष शिक्षा के बारे में। तो आप यहाँ पे देखिए, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2020, उसमें भारत की जो शिक्षा प्रणाली है उसमें बड़े सुधार किए हैं, चाहे कौशल विकास को लेकर हो, उद्योग से जुड़ाव को लेकर हो, शोध व नवाचार को लेकर हो, नवाचार को लेकर, प्रतिस्पर्धा को लेकर हो, सबको लेकर भारत सरकार ने बहुत प्रयास किए हैं। अब इसका मुख्य क्षेत्र क्या है कि रोजगार योग्यता बनाना, रोजगार योग्य बनाना, ठीक है। दूसरा, उद्योग सहयोग में इंटरलिंक इंटर्नशिप की बात बात यहाँ पे 57 विश्वविद्यालय, 93 कॉलेजों में इंटर्नशिप के अवसर यहाँ पे उपलब्ध हैं। 8,534 छात्रों को इंटर्नशिप दिए जा चुके हैं और अन्य को यहाँ पे दिए जाना है। इसके अलावा वैश्विक प्रतिस्पर्धा में भारत क्यूएस रैंकिंग में अगर आप देखें, क्यूएस रैंकिंग
तो भारत की यूएस जो रैंक एशिया रैंकिंग में 5वें स्थान पर है। भारत संस्थाओं की जो संख्या है, उस 353 हो गई, आईआईटी, आईआईएम जैसी संस्थाओं की। ये इस बारे में आप बता रहे हैं कि भारत शिक्षण संस्थानों में की जो विकास है, उसमें तो आगे बढ़ रहा है, लेकिन उसे व्यावहारिक यथार्थवादी नवोन्मेषी शिक्षा के अपनाने की आवश्यकता है, शिक्षा अपनाने की आवश्यकता है जिसको इंडस्ट्री की नीड है। ऐसी शिक्षा की अपनाने की आवश्यकता है जो रोजगार के लिए आवश्यक है, रोजगार परक शिक्षा को यहाँ पे बढ़ावा देने की आवश्यकता है। इस संबंध में आज का आर्टिकल था। तो आज के डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।